अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर एवरीबॉडी, वेलकम। क्या हाल है आज अच्छा आप जी, लोगों का? ज़रा गज़ा इसराइल वाले मामले में एक नई टेंशन सामने आ रही है। हुआ ये है, लेटेस्ट ये है कि हमास ने इसराइली यरगमालियों की रिहाई ताहुक्म सानी रोकने का ऐलान कर दिया है। और हमास का मौक़िफ़ ये है कि इसराइल चूँकि गज़ा के शहरियों की अपने इलाकों में वापसी और इमदादी सामान के दाखिले में रोड़े अटका रहा है, रुकावटें डाल रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, इसलिए उन्होंने यरगमाली जिन्होंने वापस जाना था मुआहदे के तहत या सीज फायर के तहत, उनकी फिलहाल वापसी ता हुक्म सानी रोक दी वैसे है। जब ये सीज फायर वाला मामला हुआ था तो दुआ यही हम कर रहे थे कि ये रहे सीज फायर, और जिस तरह मामला जो तय पा रहे हैं वो उसी तरह ही आगे चलें। लेकिन कुछ शक लग रहा था कि ये ज़्यादा देर तक बात नहीं चलेगी, और फिर माशाल्लाह अमरीकी सदर ने जो स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दिया, आई थिंक उनकी वजह से भी बहुत कुछ चेंज हुआ। अमरीकी सदर के गज़ा पट्टी से मुतालिक मंसूबे पर अस्करी मुज़ाहमत बिल्कुल ज़ेर गौर है, और हमास के ऐलान पर इजराइल में हाई अलर्ट कर दिया गया है। इजरायली वज़ीर दिफा ने इजरायली फ़ौज को गज़ा में और इजरायली आबादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार रहने की हिदायत भी कर दी है। दे आर रेडी फॉर वॉर, मतलब वॉर तो थी ही बट मज़ीद। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सिक्योरिटी काबीना का हंगामी इजलास भी बुला लिया है। यरगमालियों की रिहाई मौखर होने पर तेल अवीव में सैकड़ों लोगों का इजरायली सिक्योरिटी मिनिस्ट्री की इमारत के सामने एहतजाजी मुजाहिरा भी हुआ है। ये सारी चीज़ें बाय द वे साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड हो रही हैं। फिर ये भी हो रहा है कि गज़ा में बाकी रह जाने वाले यरगमालियों की लोग मुजाहिरीन जो हैं वो जल्द वापसी का मुतालबा कर रहे हैं। उधर सदर ट्रंप, आपको पता ही है, वो बेलगाम बयानात दिए चले जा रहे हैं, और उनके बयानात का भी एक असर है जो ये मसला क्रिएट हुआ है, क्योंकि हमास ने कहा है कि सदर ट्रंप का जो प्लान है या उनका जो मंसूबा है, जाहिर है बैठे बिठाए खामोशी से होने तो नहीं देंगे। उनका तो मंसूबा ये है ना कि जो अपने लोग हैं, जो नेटिव्स हैं, जो फलस्तीनी हैं, जो गजा के रहने वाले हैं, वो वहां से निकल जाएं, और वो खुद, मतलब उनको निकाला ना जाए, वो अपनी मर्जी से निकलें, और उनको ऑब्वियसली कोर्जन ही है, आप निकले और उसके बाद हम ये जगह बना लेंगे, और उसके बाद उनके वापस आने की कोई बात नहीं। इस पे हमास ने अस्करी मुजाहिमत का ऐलान किया है, जिसकी वजह से ये हाई अलर्ट वाली सूरत हाल पैदा हुई है। सदर ट्रंप ने यह भी साथ में अब खबरदार कर दिया है कि हफ्ते के दिन दोपहर 12 बजे तक तमाम यरगमाली रिहा ना किए गए तो गजा जंगबंदी ख़त्म करने का कह दूंगा। मतलब एक मरतबा फिर टेंशन्स उरूज पर पहुंच गई हैं। ट्रंप ने मजीद कहा है कि उर्दन और मिस्र अगर पनाह गुज़ीनों को नहीं लेते तो इन ममालिक की इमदाद भी बंद कर सकते हैं, यानी दूसरे लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि हम इन्हें यहाँ से बेदखल कर रहे हैं, यहाँ से निकलने पर मजबूर कर रहे हैं। और चूंकि ये, चलिए थोड़े हम समझते तो नहीं है, लेकिन ये इंसान है, तो प्लीज़ आप इन्हें अपने पास ले लें। वैसे ये आपने सही बात की है, क्योंकि वाकई इनको इंसान नहीं समझते। इनको लिटरली, जिसको कहते हैं ना विद ब्रूम, इनको झाड़ू दे के निकाला जा रहा है। इनके अपने जमीन से, अपने इलाकों से, अपने घरों से। अपने घर तो खैर वो उनके क्या रह ही गए होंगे, और कहा यह जा रहा है कि हम इसको दोबारा बनाएंगे, लेकिन उस दोबारा बनाने के बाद की प्लानिंग नहीं है कि कौन रहेगा, किसको इनको वापस लेके आएंगे। ऑब्वियसली नहीं लेके आएंगे। जहां ये बाकी मुल्कों को थ्रेटन करना स्टार्ट हो गए हैं कि आपकी इमदाद खत्म कर देंगे अगर आपने ये सारे, एंड दीज आर बाय द वे मिलियंस ऑफ पीपल, ये कोई कम लोग नहीं है। ये कभी कभार लगता है ना ये पुराने जमाने की कोई मूवी का सीन है। डे एंड एज ये हो रहा है सारी दुनिया के सामने, और ट्रेजेडी ये है कि धड़ल्ले से हो रहा है। हाँ, धड़ल्ले से हो रहा है, स्टेटमेंट दी जा रही है। उधर क्रिकेट की अपडेट ये है कि न्यूजीलैंड ने ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कल का मैच भी जीतकर लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में कल खेले गए मैच में कीवी टीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 305 रन का हदफ 8 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया। मतलब कि आप प्रिपेयर्डनेस देखें कि कहां तक ये पहुंचे हुए हैं। 3 मुल्की सीरीज जो हो रही है उसमें पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में कल होने वाला मैच अब सेमीफाइनल की सूरत इख्तियार कर गया, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूजीलैंड तो पहले ही क्वालिफाई कर गया है। पाकिस्तान टीम के सामने अब ऑप्शन महदूद हो गए हैं, और ट्राई सीरीज टूर्नामेंट का फाइनल खेलना है तो कौमी टीम को जनूबी अफ्रीका को कल शिकस्त देना होगी। मतलब सैड सिचुएशन है ना कि अब हमारे पास, हम हमेशा इसी तरह ही खेलते हैं, हमारे पास बस वो लास्ट चांस एक रह गया होता है। और अब आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये आखिरी मैच होगा। जो तजुर्बात करने हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स करने थे, वो बस अब यही 50 ओवर्स रह गए हैं, इनमें आप कर लें। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी आज तमाम टीमों को अपने हतमी स्क्वाड देने हैं। 11th आज है, 11 फेब, और आपको बताया था कि 11 फेब तक कुछ चेंजेस हो सकती हैं, उसके बाद नहीं।
दूसरी बात ये कि नए नवेले कराची स्टेडियम में शायकीन बड़ी उम्मीदों और तवक्कुआत के साथ कल मैच देखने आएंगे और शायकीन जो हैं वो कौन से लाहौर जैसी परफॉर्मेंस की बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहे हैं, हम बेहतर परफॉर्मेंस की तवक्को कर रहे हैं। ये आपने कवर शॉट मारा है, ये आपका नेशनल कहने का स्टेडियम मतलब कराची मुझे में शॉट लग कप्तान रहा था। मोहम्मद रिजवान ने कल खिलाड़ियों को लेक्चर दिया है, उनका हौसला बढ़ाया, फिर 4 घंटे भरपूर प्रैक्टिस की। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर के बाद कराची का नेशनल स्टेडियम भी, ये इंपॉर्टेंट है आपको बताना कि अब पूरी तरह तैयार हो गया है, एक नई इमारत है, इसमें भी और आज एक पूरी ओपनिंग सेरेमनी है। आज रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में शहरियों की एंट्री फ्री है, कोई एंट्री फी नहीं है, आतिशबाजी होगी, लाइट शो होगा, म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस होंगी जिस तरह लाहौर में हुआ था, सारा कुछ। ग्राउंड का इफ्तिताह करेंगे सदर आसिफ अली जरदारी। हाउ कूल। अच्छा जी, ये ज़रूर हम आपको बताना चाहते हैं कि किस किस्म की सेलिब्रेशन आज होगी उधर। ऑब्वियसली इज़ अ वेरी बिग डील एंड ख़ास तौर पे कदाफ़ी स्टेडियम में इतना ज़बरदस्त शो हुआ कि कुछ तो उससे मैच करना ही चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखें, 2-3 चीज़ें सामने। एक तो अब सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, द ओनस इज़ ऑन द स्पेक्टेटर्स। जो देखने आएगा, जो शायकीन क्रिकेट देखने आएंगे, अब उन पे है कि ये कितना अच्छा माहौल रखते हैं। उस पर कुर्सियाँ लगा दी गई हैं, अब सफाई रखना, वो कुर्सियाँ ख़राब ना हो, ये तो आप ही पे है क्योंकि आप लोग ही वहाँ बैठे होंगे। उस पे ड्राइंग ना करें, उस पे अपने नक्शो निगार ना बनाएं, उस पे टेलीफोन नंबर खुरेचे ना मारें, उसको स्क्रैच ना करें, उस पे हाँ टेलीफोन नंबर ना मोबाइल लिखें, नंबर्स उस पे ना लिखें, डोंट ऑटोग्राफ ना उसको करें। बेसिकली पहले जो क्रिटिसिज्म होती थी ना कि क्या जगह कौन बैठे और इतने घंटे वो कंक्रीट की स्टेयर्स बनी हुई थी उस पे बैठ के, इट हैज ऑल बीन चेंज फॉर यू, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। अब्दुल्ला, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आप भी, आपको पता ही है, आपने देख लिया, आपने तो सब लोगों से पहले ही टूर कर लिया है। यू नो, वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि अब इंशाल्लाह एटलीस्ट स्पेक्टेटर्स को एक बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर उस पे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाए तो सोने पे सुहागा है, लेकिन अदरवाइज क्रिकेट एंजॉय करने में आसानी होगी। बहुत शुक्रिया नहीं, टक हो रही है आपकी आवाज भट्टी साहब, आपकी आवाज जो है ना वो दोबारा से आपको हम कांटेक्ट करते हैं। अच्छा, वो जंगला भी हटा दिया गया है, उसके बारे में भी जंगला है अभी, उसको जंगला ना कहें, वो ग्रिल है। पहले वो लिटरली जंगला होता था, वो जूज वाला जंगला था, जैसे जाली होती है चिड़ियाघर में जो जंगले होते हैं। तो अब ग्रिल लगा दी है, एटलीस्ट आपका विजन जो आप देख तो सकेंगे ना कि क्या हो रहा है पिच पे, मैदान में। तो वैसे इन द नेक्स्ट स्टेप मेरा ख्याल है कि कराची में भी वो खंदक खोदी जाए, मे बी हाँ लेटर ऑन। और वैसे ऑनेस्टली मुझे तो ये खंदक की भी नहीं होगा, ये होता है वैसे। हर दुनिया के हर थिएटर्स मैंने देखे हैं ऐसे। एम्फी थिएटर और स्टेडियम में बहुत फर्क है। आप मुझे बताएं कि हर स्टेडियम में दुनिया में होता हमारे यहाँ जो माहौल है, जितनी आबादी है, मेरा ख्याल है बेहतर है कि हम कोई एंड्योरेंस तो रखें। ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी अब थोड़ी सी एजुकेशन हो जाए, कुछ हम सेंसिबल हो जाए। क्यों इस तरह खुंदक या फिर ट्रेंच बना के हम ये तासुर दे रहे हैं लोगों को कि हम ये आउट ऑफ कंट्रोल लोग हैं और हमें ये डिवीजन जो बैरियर है ये देना पड़ेगा। कंट्रोल लोग हैं, हमें नहीं होना चाहिए। तो हम भी देखिए, हम अपने स्टेडियम से बेहतरी एक्सपेक्ट करते हैं, हम अपने आप से क्यों नहीं करते? कोई हमारा भी कुछ मैनरिज्म बेहतर हो जाए ताकि हम कोई सिविलाइज तरीके से मैचेस जाके देखें। तो मुझे ये जंगला और खंदक, ये जो ट्रेंच है, दोनों नहीं पसंद। हाँ, तो लेकिन मेरा ख्याल है कि ट्रेंच इज स्टिल इंडीड अ बेटर आइडिया। ये नई इमारत भी आपको पता है बनाई गई है, जिसमें नए कमरे हैं, बॉक्सेस हैं, खिलाड़ियों के क़याम की जगह हैं, जगमग करती है नई इमारत है। भट्टी साहब आ गए हैं हमारे साथ। भट्टी साहब, आप नहीं आए भाई, नहीं आए। चलो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। उधर न्यूजीलैंड पहुंच गया है ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में। बात कर लेते हैं ना इतनी देर, बिल्कुल ये कर लेते हैं। अब जरा बाकी हमने स्टेडियम वगैरह की तो बात कर ली, लेकिन ऑब्वियसली वी वांट टू टॉक अबाउट We want to talk about the match as well. बिल्कुल जी, we want to talk about the match. क्या समझे जी अहमद भाई, हमारी जो परफॉर्मेंस है पहले मैच में वो आपके सामने ही है। जाहिर है हमें अच्छा तो नहीं लग रहा। अब अगला मैच कल है, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच है, सेमीफाइनल ही समझेंगे हम। अब टीम में क्या तब्दीलियां होनी चाहिए कुछ एट दिस पॉइंट? टीम में आपके पास ऑप्शन ही और क्या है कि तब्दील करेंगे आप। तब्दील आप वहां करते हैं कि यार आपके पास एक उसामा मीर पीछे बैठा हो, जिसको आपने एक स्पिनर अच्छा खासा आपके पास आया है, लेकिन आपने उसको
कंट्रोवर्शियल करके टीम से निकाल दिया है। ही इज टॉल, उसके हाथ में स्पिन है, उसने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी जबरदस्त बॉलिंग की, जहां जहां भी उसको मौका मिला उसने परफॉर्मेंस की, लेकिन उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया। ये चेयरमैन को जब उन्होंने कॉल की, चेयरमैन ने खुद ही बोला था कि जिसको कोई प्रॉब्लम है मुझे कॉल करे। जब उसने कॉल की उसके बाद वो सिलेक्शन कमेटी ने बिल्कुल उसको साइड पे कर दिया, और एक प्लेयर का जो अच्छा खासा प्लेयर हो सकता था, जिसकी चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन वो जो है अब उसको कंट्रोवर्सीज के थ्रू बाहर कर दिया। मोरलेस आपके पास यही है, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? हारिस रऊफ भी आपका बाहर हो गया, हारिस की जगह जो है ना आप या फहीम अशरफ को खिला लेंगे या हसनैन को खिलाएंगे। तो चक्कर यही है कि आपको जो 10 ओवर अपने निकलवाने हैं आप वो निकलवाएंगे। बाबर को आपने जो ओपन कर दिया है वो आपका डिसीजन है। प्लेयर्स की फिटनेस जो है, T20 की फिटनेस कुछ और होती है, ODI की फिटनेस कुछ और है। आपने 5 प्लेयर जो है वो इंपोर्ट किए हैं T20 के, और उनकी फिटनेस लेवल हमारे सबके सामने आ गया है पहले मैच के बाद। बाउंड्री से कुछ आज आपके प्लेयर्स हैं जिनकी थ्रो तक नहीं पहुंच रही है विकेट कीपर के ऊपर। ये सारे कंसर्न अपनी जगह मौजूद हैं, और ये सारी चीजें कप्तान, कोच और सिलेक्शन कमेटी की मर्जी से हो रही हैं, और हालात आपके सामने। अब यही है चीजें, और क्या है, और क्या कर। हाँ, हालात तो सामने है, और कुछ लोग ऑब्वियसली फिटनेस वगैरह के भी इश्यूज हैं, जैसे हारिस की तो इंजरी हुई इसलिए वो आउट हुआ ना। अच्छा ये बताएं कि कल का मैच ऑब्वियसली जो होगा वो होगा, लेकिन इससे पहले आज ही चैंपियंस ट्रॉफी की हतमी टीम भी भेजनी है, तो आपकी नज़र में, हालांकि आपने वैसे ये कह ही दिया है कि कौन सी चॉइसेस है हमारे पास, बट आपको स्क्वाड में कौन लग रहा है कि जैसे तब्दील होना चाहिए? हाँ, जो बाहर बैठा है उसको मौका मिलना चाहिए ज़रूरी। देखिए, अगर ये जो 6-8 महीने इस वाली मैनेजमेंट को मिले थे ना, ये यही सारी चीजें गेज करने के लिए मिले थे, ठीक है। और इन्होंने 8 महीने किसी और लड़कों पे इन्वेस्टमेंट की, टूर्नामेंट के लिए कुछ और ले आए, तो ये इनके ही ब्लंडर्स हैं। सो ये इन्हीं की सरदर्द है, इनको पता हो कौन है कौन नहीं है। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो शायद इस टीम में से सिर्फ 3 या 2-3-4 प्लेयर ही होते, बाकी बहुत सारे प्लेयर्स मैंने डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स लाके खड़े किए होते, और उन पे एफर्ट स्टार्ट हो गई होती पिछले 1 साल से, जब से इनको टाइम मिला है। तो अभी तो और क्या है, अब आप चेंज करने की सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। आपने लास्ट टूर्नामेंट में भी यही किया था, कुछ प्लेयर्स को सिलेक्ट करके आपने जो है ना उनको निकाल दिया था। अगर इस दफा भी आप ऐसा करेंगे तो आप वो प्लेयर के दिल पे क्या गुजरेगी जिसको आपने एक इवेंट के लिए सिलेक्ट किया है, उसके बाद जो है ना आपने उसको निकाल दिया, उसका तो करियर खत्म हो गया। कोई भी टीमें ये नहीं करती हैं, एक गलती को छुपाने के लिए दोबारा से दूसरी गलती नहीं की जाती है। अब आपकी यही टीम है, आपको इसको बैक करना है, ये इन्हीं का विजन है, और इससे प्रूव करके देना है लोगों को, आवाम को प्रूव करना है दैट वी आर द बेस्ट। हमने कुछ सोच समझ के ये टीम सिलेक्ट की है, और रिजल्ट जो है वो सारी चीजें बता देंगे। आप जितवा के दें, यही टीम जो है हीरो बन जाएगी, क्योंकि आप ही का विजन है ना। तो आप इसको बैक करें, आप चेंज करने का कोई नहीं है कुछ भी। अच्छा अहमद, एक और बात, हम नए लोगों को आजमा लें, बाहर बैठे लोगों को ले आएँ, ये सारी बातें होती हैं, नज़ला भी गिरता है, लेकिन ये बड़ा साफ है कि जब तक टीम के रेगुलर लोग जो स्टार्स हैं वो परफॉर्म नहीं करेंगे, हम नहीं जीत पाएंगे। चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो रिजवान हो, चाहे वो नसीम हो, चाहे वो बाबर हो, ये परफॉर्म करेंगे तो हम जीतेंगे। अब चैंपियंस ट्रॉफी तो खैर सर पर है, इसके बाद लॉन्ग टर्म में आपको लगता है कि हमें मे बी इन लोगों की जगह भी रिप्लेसमेंट्स तैयार करनी चाहिए? कुछ लोगों को ये बात भी अच्छी नहीं लगेगी, रिप्लेसमेंट नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं, मतलब ऑल्टरनेट ऑप्शंस। रिप्लेसमेंट के बड़े आइडियल तरीके होते हैं कि आप अच्छे कप्तान बनाते हैं जो कि फ्रेंड्स ना हो, अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए पॉलिटिक्स ना खेलें। बाकी सारी चीजें जबरदस्त हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। प्लेयर्स उठ के आ जाते हैं। जब हम बाहर हो रहे थे 13-13, 14-14 ओपनर्स लाके खड़े कर ही दिए थे। तो अभी भी आप जब डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को चांस देना स्टार्ट कर देंगे रेगुलरली, और कप्तान उनको बजाय के बाहर करने के रास्ते ढूंढे, सपोर्ट करने लग जाएगा, तो टीम आके खड़ी हो जाती है। आपको हर कोई, और जिन प्लेयर्स की आप बात कर रहे हैं कि ये 3-4 प्लेयर आपको जितवा के देंगे, उन्होंने अभी तक आपको क्या जितवा के दिया है? मेरा आपसे उल्टा सवाल ये है, मुझे आप बताइए कि उन्होंने आपको कौन सा इवेंट जितवा के दिया है कि जिसकी बिना पर आप लोग ये कहते हैं कि ये प्लेयर्स आपको जितवा के देंगे? ये सारा मिथ सोशल मीडिया पे क्रिएट है, इसी से अब लोग समझदार हैं, लोग समझते हैं। मेरे ख्याल से ये आखिरी इवेंट है 5-6 प्लेयर्स के लिए जिनको पिछले 4-6 साल से मौके मिल रहे हैं। तो ये मेक और ब्रेक टूर्नामेंट है। परफॉर्मेंसेस अपनी नहीं चाहिए, परफॉर्मेंसेस ऐसी चाहिए कि जितनी इन्वेस्टमेंट आप पे हुई भी है कि आपकी परफॉर्मेंस से आप टूर्नामेंट जीतना है।
अब ये आईसीसी का इवेंट, जो प्लेयर्स सिलेक्ट हुए हैं, स्पेशली सीनियर प्लेयर्स, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने ये जो इवेंट है पाकिस्तान को जितवाना है। या तो वो जितवा के हीरो बनेंगे, या तो फिर जो है ना ये 6 प्लेयर का फैसला होगा और जो नई लौट है उसको लाना ही पड़ेगा, और कोई आपके पास तरीका नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट को फॉरवर्ड लेके जाने का। Shahzad, I like you're always enthusiastic while speaking about Pakistan cricket. But we are not that bad. मुझे कभी को लगता है too much criticism हो जाती है, और फिर हीरो तो वैसे सारों को ही बनना चाहिए, if they play well, why not? तो वो इजाज़त है मेरी तरफ से। अच्छा, जल्दी से आपको एक और चीज़ बता दें कि कराची के इलाके लांडी में नामालूम अफराद ने 2 माल बरदार ट्रकों को आग लगा दी है, और एक का अगला हिस्सा जल गया है और दूसरा बचा लिया गया, और पुलिस ने हवाई फायरिंग करके मुलजमान को भगाया। रात भी एक्चुअली लांडी में हैवी ट्रैफिक के खिलाफ एहतजाज किया गया है। कमर अली मस्तोई हमारे साथ हैं। कमर अली मस्तोई, बताइएगा, इससे पहले भी क्या ये एहतजाज किए गए हैं? क्या मुतालबात हैं मुजाहिरीन के? और मुतालबात जो भी हों, इस तरह किसी की प्रॉपर्टी को आग लगा देना, माल लदा हुआ था इन ट्रकों पे। पैदा हुई है जब इलाका मकीनों ने लांडी 89 के करीब एहतजाज किया हैवी ट्रैफिक के खिलाफ, और इलाके की जो सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। इसी दौरान एक ट्रालर पर जो है मुश्तइल अफराद ने पथराव किया और उसके शीशे तोड़ दिए। पुलिस मौके पर पहुंची, मुश्तइल मुजाहिरीन को उस वक्त जो है हवाई फायरिंग करके मुश्तइल कर दिया गया था। उसके बाद सुबह सवेरे तकरीबन 7 बजे ये रिपोर्ट हुआ है नामालूम अफराद ने 2 मुकामात पर लांडी में नंबर 4 और 6 में माल बरदार ट्रकों को आग लगाई है। इन जो शरपसंद थे इनमें से भी कोई गिरफ्तार नहीं हो सका, फरार हो गए। एक ट्रक जो है वो मुकम्मल तौर पर जल गया, दूसरे को जलने से बचा दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची और इन मुजाहिरीन को भी जो है वो हवाई फायरिंग करके फरार कर दिया गया है। जो इलाका मकीन है उनका ये कहना है कि जो मुश्तइल अफराद थे उनका ये कहना था कि जो हैवी ट्रैफिक है जो मुकर्रर औकात हैं उसके अलावा अगर इलाके में नजर आएगी तो उसके खिलाफ जो है वो इसी तरह इकदाम लेंगे। लेकिन पुलिस का कहना है कि अमन और अमान बरकरार रखने के लिए वो लांडी के अलावा कोरंगी के दीगर थानों की नफरी को भी अलर्ट कर दिया गया है, ताकि दोबारा इस तरह की सूरत हाल जो है लांडी के अलावा डिस्ट्रिक्ट कोरंगी समेत शहर में कहीं पर भी जो है वो पैदा ना हो। अभी तक कोई थैंक यू। मतलब जब शहर के अंदर इस किस्म की चीज़ें हो रही हों, मतलब पूरे ट्रक को आग लगा देना कितना। फिर आप कहती हैं हम बैरियर ना लगाएं स्टेडियम में। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब्दुल्ला, वहाँ मतलब लोग जाते हैं, दे आर गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट मैच, दे आर नॉट प्रोटेस्टिंग इन द स्टेडियम। आपको पता है क्रिकेट बड़ा जज्बाती मामला है। इवन देन क्रिकेट जज्बाती मामला है। आई वुडंट लाइक टू थिंक कि मतलब वही जो आग लगा रहे हैं वही पहुंचे हुए वहाँ स्टेडियम को भी कुछ कर देंगे। एनीवे, ब्रेक ले रहे हैं अभी। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम। हमारे मुल्क में आबादी बहुत है ऑफ कोर्स, और मसाइल भी बहुत, और वसाइल इंतहाई महदूद। हुकूमत किसी की भी हो, दावे कैसे भी करते हो, आवाम की तमाम ज़रूरतें जो हैं वो पूरी करना मुमकिन नहीं होता। ये गैप फिल करती हैं कुछ तंजीमें और अफराद जो कि किसी हद तक लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर ही देते हैं। वैसे एक्चुअली हमारे साथ आज मौजूद हैं जाहिद सईद, जो वैसे तो एक सनतकार हैं लेकिन सेहत, तालीम और मज़दूरों के हालात की बेहतरी और फलाह बहबूद के लिए बहुत काम भी कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। जाहिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजी कारकुन हैं, फिलांथ्रोपिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब। जाहिद साहब, क्या हैं आपके एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट जिसमें आप समझते हैं कि आपने सोचा काम करने की ज़रूरत है और फिर आपने काम का आगाज़ किया? बताइएगा प्लीज़। जी शुक्रिया बहुत मुझे इस प्रोग्राम में लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो प्राइमरी हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो एजुकेशन की तरफ था और लिटरेसी की तरफ था, और हमने 1996 से एक ट्रस्ट का आगाज किया कुछ दोस्तों ने मिलके, और सूबा सिंध के अंदर हमने उन अजला को और उन एरियाज को टारगेट किया जहां पर स्कूल्स नहीं थे, और वहां हमने स्कूल्स को शुरू किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस 30 साल के अंदर 170 स्कूल सिंध के तकरीबन तमाम अजला में हम चला रहे हैं, और तकरीबन 33,000 बच्चे हमारे पास वो जो आउट ऑफ स्कूल थे वो इस वक्त एनरोल्ड हैं। और ये सब काम बड़ी खामोशी से कुछ बिजनेसमैन और कुछ बिजनेस ग्रुप्स के और कॉर्पोरेट्स के ताउन से जो है वो जारी है। इसमें जो हमने इसमें जो सीखा, जो हमारा टेक अवे था, जिस जो मैं आज डिस्कस आपसे करना चाहता हूँ, वो एक बहुत बड़ी रेवलेशन है हमारे नेशनल नैरेटिव के अंदर। जनरली हमारा, जैसे कि अभी हुमा ने जो है वो इसको डिस्क्राइब किया कि हमारे पास रिसोर्सेज कैसे, ये हमारा एक जनरल नैरेटिव है
लेकिन जब हमने इसको रिसर्च की, हमारा इंटरनली एक इदारा है सेंटर फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो हमारे इदारे के साथ जो है वो मुंसलिक है, और हमने उसके तहत रह के और बहुत इंटेंस इसके अंदर रिसर्च की, तो पता ही चला कि जो 2010 के अंदर डेवोल्यूशन हुई थी और उसके बाद ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया एजुकेशन और हेल्थ। तो आज हमारा नैरेटिव यह है कि एजुकेशन पे बहुत कम एलोकेशन होती है, लेकिन आपको हैरत होगी ये जान के कि अगर हम सूबाई तौर पर देखें कि कितनी एलोकेशन होती है, तो इस साल पंजाब ने 670 बिलियन रुपीस एजुकेशन के लिए मुख्तस किए हैं, और सिंध ने 519 अरब, बलोचिस्तान ने 126 अरब, केपी ने 385 अरब, और एजेके ने 44 अरब, और गिलगित बल्तिस्तान ने 1.3 अरब, और फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी टेरिटरी के अंदर तकरीबन 285 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि टोटल बजट जो एजुकेशन का इस वक्त एलोकेटेड है, जो डिसअपेयर हो गया है, जो इस वक्त नजर नहीं आ रहा, वो 2019 अरब रुपए है। और उसके साथ जो सरकारी स्कूल मुंसलिक हैं, वहाँ तकरीबन 20 लाख असातिज़ा मौजूद हैं, 3 लाख स्कूल मौजूद हैं, और ये हमारे कौमी वसाइल हैं जो कि इस पर खर्च हो रहे हैं, यानी हमारे बजट में से भी खर्च हो रहा है। और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ एजेंसीज हमारी इमदाद करती हैं इंटरनेशनल, उनसे भी हम फंडिंग ले रहे हैं, कर्जे भी ले रहे हैं, और 2000 अरब रुपए हम बच्चों की तालीम पर खर्च कर रहे हैं। और उन सरकारी स्कूल से जो आउटपुट है वो आपके और हमारे सामने है। बावजूद इसके कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है, लेकिन हमें कोई नेशनल लेवल के ऊपर इमरजेंसी नजर नहीं आ रही, और हमें बड़ी सख्त जरूरत है कि हम नेशनल कोऑर्डिनेशन करें। और उसकी बेसिक वजह यह है सर कि अगर आज हम देखें तो जो SDG 4 है वो एजुकेशन है, और SDG 3 जो है वो हेल्थ है, और मैं तो अभी एजुकेशन के बजट की बात कर रहा हूँ 2019 अरब रुपए। अगर हम हेल्थ का बजट भी ले लें तो तकरीबन सूबाई बजट मिला के और वफाकी बजट मिला के 1400 अरब रुपए का वो भी है, यानी 1400 अरब और 2000 अरब, तकरीबन 3400 बिलियन रुपीस हम हेल्थ एंड एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं। और आज हम रैंक कर रहे हैं 137 SDG इंडेक्स में दुनिया के अंदर, which is definitely tragedy जाहिद साहब। लेकिन आपने बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ पॉइंट आउट की है। ऑब्वियसली आपने स्टैट्स तो दिए हैं, लेकिन इंडिविजुअली लोग कितनी मदद कर सकते हैं, जिस तरह एक्चुअली आप भी कर रहे हैं। So people really need to step up। वो एजुकेशन इमरजेंसी का हम सुनते रहते हैं और वाकई नजर नहीं आती। So organizations and individuals need to do that। अच्छा, कमिंग बैक टू लांडी 89 वाला मामला, हमने अपने रिपोर्टर से भी पूछा कि एग्जैक्टली किस टाइम में आग लगाई गई। जो लोग एहतजाज कर रहे थे तो सुबह 6 से 7 का वो दौरानिया था, जब इस हैवी ट्रैफिक का इन इलाकों में दाखिला मना है, क्योंकि आपको पता है कि सुबह 6 बजे तक वो टाइम लिमिट है, रात 12-11 से सुबह 6 बजे तक सिर्फ ये ट्रैफिक यहाँ से गुजर सकती है। अभी भी वैसे तो आग लगाना इज एन एक्सट्रीम स्टेप। आग लगाना तो का कोई जवाज नहीं है, इसकी कोई तौजी नहीं है। कानून में हाथ लेने का इख्तियार, कानून को हाथ में लेने का इख्तियार किसी शहरी को नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम जिन पे ये लागू हुआ है कानून, उनको भी एहतियात करनी चाहिए, और जिनका फर्ज है इस कानून पे अमल दरामद कराना, यानी ट्रैफिक पुलिस, और वो भी उनको भी और एहतियात करनी चाहिए। हैवी ट्रैफिक, तो ये सारे पॉइंट्स हैं दैट नीड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। हम ले रहे हैं अभी एक ब्रेक। वैसे वेलकम रमज़ान और मुबारक आने में आपको पता है कि हार्डली कोई 2.5 हफ्ता जो है वो रह गया, और हमेशा की तरह खाने पीने की अशिया महंगी होने की इतलात आने लगी हैं, और नाजायज़ मुनाफाखोर पूरी तरह सरगर्म होते दिखाई दे रहे हैं। ख़ास तौर पर चीनी और घी की मुसलसल बढ़ती कीमतों ने शहरियों को बहुत परेशान कर रखा है। आपको बताएं कि घी की कीमतों में भी खातिर खा इजाफा हुआ है, जो कि 600 रुपये किलो तक पहुंचा है, और चीनी जो है ना वो होती है कोई 130-35 टाइप की, और अब 155 रुपीस पर किलो। हम मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल आप तक पहुंचाएंगे। पेशावर जाएंगे कि वहाँ चीनी और पर्टिकुलरली घी किस भाव बिक रहा है, दीगर अशिया की कीमतों की क्या सूरत हाल है। महम कुरैशी हमें पेशावर से बता रही है। महम,
जी, पेशावर में चीनी की फ़ी किलो होलसेल कीमत 152 रुपये है, जबकि रिटेल रेट मुख्तलिफ है। कुछ दुकानदार 158 में बेच रहे हैं, कोई 160 तो कोई 162 में। गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान चीनी की फ़ी किलो कीमत में 3 से 4 रुपये तक का इजाफा हुआ है। मार्केट में चीनी वाफिर मकदार में मौजूद हैं, मगर इसके बावजूद रमज़ान की आमद से पहले इसमें इजाफा होता जा रहा है। मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है उसको देख के यही लगता है कि आगे भी चीनी की कीमतों में इजाफा होगा, जिसके खिलाफ ज़िले इंतज़ामिया कार्रवाई भी कर रही हैं। और इसकी एक बड़ी वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी है। चीनी की कीमत में इजाफे के हवाले से मार्केट में मिला जुला रुझान है। कुछ दुकानदारों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि चीनी वाफिर मकदार में मौजूद है और क्रशिंग सीज़न भी है, तो इस वजह से चीनी की कीमतों में इजाफा नहीं होना चाहिए। जबकि कुछ चीनी डीलर्स का ये कहना है कि चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है, तो इस वजह से इसकी कीमतों में इजाफा मुतवक्के है। इस हवाले से हमारी बात यहाँ पे कुछ शहरियों से भी हुई, तो उनका ये कहना है कि ये तो मामूल की बात है कि रमज़ान की आमद से पहले अशया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस बढ़ती हुई कीमतों पे कंट्रोल करे ताकि आवाम को रमज़ान में रिलीफ मिल सके। इंतज़ामिया को भी लाहौर भी चेक कर लेते हैं। जवाद मलिक हमें लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि चीनी कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान जारी है और 1-1.5 माह पहले जो चीनी थी 120 और 25 रुपये बड़ी बासानी दुकानों पर मिल जाती थी। अब उसकी कीमत जो आज है वो बढ़कर 155 और 160 रुपये किलो तक जा पहुंची है और अक्सर दुकानों पर चीनी दस्तयाब ही नहीं है, क्योंकि रेट उसका 150 रुपये था। पिछले हफ्ते दुकानदारों ने कहा था हमें सप्लाई जो हुई थी वो 150 के हिसाब से हुई थी, हम 152 रुपये बेच रहे थे। और आज जो नया माल आना था, नई तरसील होनी थी, तो उसके मुताबिक उसमें 5 से 7 रुपये इजाफा हो चुका है। दुकानदार अभी इंतज़ार कर रहे हैं और जहाँ पर हम जाके सर्वे किया है दुकानों पर, मुख्तलिफ दुकानों पर, वहाँ पर 155 और 160 रुपये इस वक्त चीनी फ़ी किलो मिल रही है। आने वाले दिनों में चूँकि रमज़ान आ रहा है तो ये दुकानदारों ने इस बात का खदशा ज़ाहिर किया है कि आने वाले दिनों में इसकी कीमत में मज़ीद इजाफे का खदशा है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई इक़दामात नहीं दिखाई दे रहे और ख़ास तौर पर जब से चीनी की बरामद का फ़ैसला किया था वफाकी हुकूमत ने, उसके बाद चीनी कीमतों को इस्तेकाम नहीं आ सका। इसमें मुसलसल 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये इजाफा ही देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जवाब। फिर होता है ये, हम जरा अफसोस हमें ये होता है कि बाकी दुनिया से ऐसी रिपोर्टें आती हैं कि जी रमज़ान आ रहा है और मुसलमानों के लिए सेल लग गई है, सेलें और डिस्काउंट्स और मतलब इतना फैसिलिटेट किया जाता है इस महीने में, तो फिर ऑब्वियसली दुख तो होता है ना हमारे अपने मुल्क में क्या हो रहा है। हम मतलब खुद एहसास नहीं करते ना अपना ही, इसलिए फिर आपको वो जंगला याद आ गया होगा। इसीलिए हम जंगले लगाते हैं स्टेडियम्स में, क्योंकि हमें नहीं है एहसास एक दूसरे का। दिस इज अ सैड रियलिटी। हमें नहीं है अपना एहसास, अपने साथ वाले का एहसास, अपने माशरे में लोगों का एहसास, मतलब इस स्केल पे। अदरवाइज जो एहसास करते हैं वो करते भी हैं बहुत कुछ, चैरिटी और आपको पता है फिलैंथ्रोपी, मतलब बहुत कुछ होता भी है इस महीने में। सो वी आर नॉट टेकिंग दैट अवे, बट ये चीज़ें तो सेटल हो जानी चाहिए। लेट्स टेक अ ब्रेक। एक और अहम खबर, इनफैक्ट बहुत ही अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस की सुनी गई ना दर्जनों वकला की और ना ही तहरीक इंसाफ की दाल कल से की। कई मुखालिफ आवाज़ों के बावजूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कल इजलास हो गया। वो फैसले भी हो गए जिन्हें रोकने की कोशिश हो रही थी। जुडिशल कमीशन ने हाई कोर्ट के 6 जजेस को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी है और जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को बतौर एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट बनाने की मंजूरी दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में जुडिशल कमीशन के 2 जज अरकान जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब, जो चीफ जस्टिस से इजलास मौखर करने के लिए ख़त भी लिख चुके थे, इजलास का बॉयकॉट कर गए और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में ऐसी तकसीम का तासुर जाहिर है कोई ऑब्वियसली नेक शगुन तो नहीं है। अपोजिशन के अरकीन बैरिस्टर गौहर और अली जफ़र ने भी इजलास का बॉयकॉट किया। बॉयकॉट करने वाले 2 जजेस और तहरीक इंसाफ का यकसा मौक़िफ़ था कि 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी कर दिया जाए। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कमीशन के 2 जज मेंबरान साहिबान हैं, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब साहब, उन्होंने भी एक लेटर लिखा था और उस लेटर में उनकी इस्तदा ये थी कि इन प्रोसीडिंग को आज पोस्टपोन करें। इसी तरह से एक लेटर अली ज़फ़र साहब ने लिखा था, जो अली ज़फ़र साहब ने ख़ुद लिखा था और मुझे भी उस लेटर का कल पता चला था जब अली ज़फ़र साहब ने इसको फाइल किया बिफोर द कमीशन, और कमीशन में मैंने उसको इंडोर्स किया। और हमारा यही कहना था कि जो कमीशन की प्रोसीडिंग्स हो रही है
इसको पोस्टपोन किया जाए। आज 2 जज साहिबान ने भी उनसे सिलसिले में रिक्वेस्ट की थी। हमारा भी सिर्फ इस्तदा इतना ही था कि चंद दिनों के लिए इस प्रोसीडिंग्स को पोस्टपोन करें। चूँकि वो पोस्टपोन नहीं हुए, लिहाजा हम दोनों ने उसमें अपनी शिरकत नहीं की। बाकी कानून आइन के मुताबिक अगर प्रोसीड करना है तो जज साहिबान अब प्रोसीड कर रहे हैं, वो उनकी ज़िम्मेदारी, लेकिन हमने एज अपोजिशन मेंबर्स सेनेट से और नेशनल असम्बली से हमने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। और आपको बताएं कि इस मामले में वकला बरादरी भी तकसीम रही। वकला के बाज़ धड़ों ने हाई कोर्ट के जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाने और 26वीं तरमीम के खिलाफ कल एहतजाज भी किया। इस्लामाबाद में सरीना चौक पर वकला और पुलिस के दरमियान झड़प भी हुई और वकला रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ आपको ये भी बताएं कि मुल्क भर से वकला की 6 नुमाइंदा तंजीमों ने जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ वकला के एहतजाज को ना सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि साफ कहा कि वकला के अंदर कुछ सियासी ग्रुपों ने अपने मज़मूम मज़ाइम और मुतनाज़ सियासी एजेंडे के लिए हड़ताल की कॉल दी। नुमाइंदा तंजीमों का कहना था कि हड़ताल की कॉल देने का हक सिर्फ वकीलों की नुमाइंदा तंजीमों को हासिल है। सारे अमल में हुकूमत का रवैया भी नहीं समझ में आ रहा। पीगा एक्ट हो या अब अदालत निज़ाम में होने वाली अहम तब्दीलियाँ हों, हुकूमत फैसले करते हुए अपेरेंटली स्टेक होल्डर्स को तो एतमाद में नहीं ले रही है। मौजूदा फैसलों से ना तमाम जजेस मुतमईन हैं, ना वकला की बड़ी तादाद। कल इस्लामाबाद में अदालती निज़ाम अमलन ठप होकर रह गया। ऐसे हालात में अदालतों में इंसाफ के लिए आने वालों का भी पुरसाने हाल कोई नहीं होता, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बात करेंगे वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अजीब से हालात हैं, जुडिशल कमीशन का इजलास हो गया, फैसले कर लिए गए, लेकिन ना तमाम जजेस थे, ना सियासी जमातों की प्रॉपर नुमाइंदगी हुई, ना वकला की एक बड़ी तादाद को ये सब कबूल है। तो क्या हुकूमत इसके बावजूद मुतमईन है कि सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कल इजलास हुआ उसमें 6 जजेस की जो तैनाती हुई है सुप्रीम कोर्ट में, ये बड़ी खुशाइंद है। और जो तमाम तर मामला है वो आपके सामने है कि वकला ने जो एहतजाज किया है वो किसी मखसूस सियासी एजेंडे के ऊपर तो हो सकता है, लेकिन जो वॉकआउट की भी अगर बात करें तो ये आइनी ज़िम्मेदारी है उन दोनों मेंबरान की जो इस अपोजिशन साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब और बैरिस्टर गौहर साहब। लेकिन उसके साथ साथ वो जज साहिबान भी जो दोनों जज साहिबान इसका हिस्सा नहीं बने, तो ये उनकी आइनी ज़िम्मेदारी थी। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीडिंग्स हैं। उसमें जब पेशावर हाई कोर्ट में तैनाती की बात आई, लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती की बात आई, बलूचिस्तान या सिंध के हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती की बात आई, तो ये लोग तमाम लोग वहाँ पे इन अटेंडेंस थे और ये इनकी आइनी ज़िम्मेदारी थी जो इनको पूरा करनी थी। लेकिन मावराए और आइन या कानून तो कोई काम नहीं किया गया। इसी तरह जो बोन ऑफ कंटेंशन थी या जिस पे बात पे एतराज़ किया जा रहा था, जिस बात से एतराज़ किया जा रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट के किसी जज को कंसिडर ना किया जाए, तो वो ऑल टुगेदर ही कंसिडर नहीं हुए कोई भी जज साहिबान। और इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स जो रिसेंटली ट्रांसफर्ड हुए हैं जज साहब, उनको भी नहीं किया गया। तो इशू तो मुझे समझ नहीं आता कि फिर क्या था कि ये बॉयकॉट क्यों किया गया इन लोगों की तरफ से। इनको अपनी आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारी को निभाना चाहिए था और ये पाकिस्तानी कौम की और अवाम की इमानत थी इनके पास, जो इन्होंने उसमें ख़यानत की। इनको बैठना चाहिए था और अगर वहाँ पे कोई एहतजाज होता या वहाँ पे कोई डिसेंट होता तो इनको बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड लाना चाहिए था अपना डिसेंट। वैसे साहब, इस मामले में तहरीक इंसाफ आपको पता ही है काफ़ी मुतहर्रिक है और वकला की कई बॉडीज़ भी उनके साथ हैं। अब ऐन मुमकिन है कि वकला की एक तहरीक सी बन जाए और तहरीक इंसाफ इसका ऐसे ही एडवांटेज ले जैसा कि मुस्लिम लीग नून ने 2008 में वो तहरीक चलाई थी। आपको इसका खदशा है कि कोई वकला तहरीक की शक्ल ना इख्तियार कर जाए अब ये मामला या ये एहतजाज? देखिए, इस बात से कोई खदशा नहीं है और जो वकला तहरीक का जो मिसाल जो दी जाती है वो 2007 से 2009 की जो एक सिविल मूवमेंट थी या सोशल मूवमेंट थी, उस हवाले से वो एक आमिर के ख़िलाफ़ थी, वो एक मिलिट्री डिक्टेटर के ख़िलाफ़ थी और वो PCO जजेस वाला तमाम तर जो मामला था उस हवाले से थी। यहाँ पे तो 26वीं आइनी तरमीम है और आइन में तरमीम करना, कानून साजी करना, ये पार्लियामान का हक है।
जब सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट की बात की जाती है तो आइन में दर्ज है कि लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव वो अपना अपना काम विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में उनका अपना एक रोल है और अपना जो एक दायरा कार मुख्तस किया गया उसी में रह के उनको काम करना है। अब यहाँ पे जो तहरीक का हवाला दिया जाता है, ये कहा जाता है कि शायद ये तहरीक कोई सक्सेसफुल होगी। एक तो बहुत थोड़ी तादाद में वकला निकले और वही वकला निकले जो एक मखसूस सियासी जमात के लॉयर विंग से ताल्लुक़ रखते थे, दीगर वकला इसका हिस्सा नहीं बने। यहाँ पे 6 वकला की तंजीमों ने, जो 6 बॉडीज़ हैं जो उनको रेगुलेट करती हैं, उन्होंने भी इस कॉल को मुस्तरद किया और बिल्कुल कहा कि दिस इज़ आउटराइटली रिजेक्टेड। अब यहाँ पे वकला की तहरीक का आगाज़ या उसके हवाले से कोई ऐसी बात कह देना, मैं समझता हूँ कि ये ऐसा हकीकत में दुरुस्त नहीं है। जो बाकी तहरीक इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी के लॉयर विंग होने के नाते से चलाया है, वो मामला तो अवाम और कौम के सामने है और उस पर पूरे एहतजाज को मौखर भी कर दिया, तो वो तो किसी साइड पे ना जा सका। लेकिन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी इजलास हुआ और जजेस भी तैनात हो गए। अच्छा, ये भी बताइएगा, जो हालात बन रहे हैं, IMF का वक्त भी देख रहा होगा ये सब कुछ, तो इस बार वो जुडिशल इश्यूज़ पर नज़र रखने की नीयत से ही आए हैं। तो क्या ये खदशा महसूस होता है कि 26वीं तरमीम के चक्कर में IMF प्रोग्राम ही दाव पर ना लग जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो ये भी टेंशन है थोड़ी सी आप लोगों को? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये पिछले साल सितंबर में आना था। गवर्नेंस और करप्शन के हवाले से ये एक मिशन, टेक्निकल मिशन जो है वो आया हुआ है। ये इकोनॉमिक फ्रंट पे या फाइनेंशियल फ्रंट पे तो ज़रूर इसने देखनी होती हैं चीज़ें, लेकिन रूल ऑफ लॉ और ये दीगर चीज़ें भी ये कंसिडर करते हैं और ज़ेर गौर ज़ेर बहस आती हैं। इसके अलावा 19 मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स जो गवर्नमेंट के हैं उनसे इन्होंने मुलाकात करनी है, बाशमुल नैब। तो ये एक रूटीन का विज़िट है जो कि जब IMF आपको देता है पैसे तो फिर उसके बाद वो बाकी चीज़ें भी देखता है। इसमें कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है। बेशक वो मुलाकात करना चाहते हैं, वो बेशक करें। मावराए आइन या कानून तो कोई इकदाम नहीं उठाया जा रहा पाकिस्तान में। जो कुछ भी है, किसी को शायद पसंद आए या ना आए, वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक ही हुआ जा रहा है। अब इन मसाइल का क्या हल है बैरिस्टर साहब? जजेस की तकसीम तो खैर जो है वो है, लेकिन वकला, सियासी जमातों को राज़ी रखना बहरहाल हुकूमत का ही काम है, लेकिन अपेरेंटली यू नॉट इंटरेस्टेड। ऐसे ही चलता रहेगा, चलता भी रह सकता है ऐसे? क्या हाल है इस मसले का? देखिए, नहीं, हुकूमत ने तो हत्तुल इम्कान कोशिश की मुज़ाकरात के हवाले से आपने भी देखा, 10 माह से हमने पेशकश भी की, 3 मुलाकातें भी हुई, चौथी नशिस्त नहीं हो सकी। वो PTI और अपोजिशन जो कमेटी थी वो बज़िद थी कि हमने किसी भी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनना। तो हमारी एंड से तो मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए, हम तो बैठे और 45 मिनट बैठ के वेट भी किया, लेकिन चौथी नशिस्त में अपोजिशन कमेटी के अरकान नहीं आ सके। यहाँ पे दीगर अगर आपने वकला की बात की तो वकला की, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, उनकी 6 तंजीमों ने, बाशमूल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, बाशमूल पाकिस्तान बार काउंसिल, दीगर जो बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स हैं, उन्होंने तो वेलकम किया इस पूरे प्रोसेस को कि जजेस की एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट में जो हो रही है, ये अच्छा खैर मकदम जो इकदाम है हुकूमत का और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। अब यहाँ पे अगर किसी एक ग्रुप ऑफ लॉयर्स को, जो मैं समझता हूँ कि एक मखसूस सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अगर उनको नहीं पसंद आता तो उससे तो बात नहीं की जा सकती, या उनको क्या इंगेज किया जाए जब उनकी बॉडीज़ जो हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन होगी, पाकिस्तान बार काउंसिल होगी या दीगर बॉडीज़ हैं, वो इस पूरी कॉल को मुस्तरद कर चुकी हैं और वो कहती हैं कि हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है। ये गैर कानूनी और गैर आइनी जो लॉयर्स स्ट्राइक कॉल दी गई है या लॉयर्स मूवमेंट के हवाले से बताया जा रहा है, तो ये उनकी अपनी बॉडीज़ ही अगर ओन नहीं करती तो इस कॉल का, ये इस मूवमेंट का क्या बनना है? हाँ, भी धड़ेबंदी ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे लोग इसे ओन भी करते हों। बैरिस्टर अकील, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका स्पीकिंग विद अस। अच्छा जी, कमिंग टू क्रिकेट पे आ जाते हैं हम। हाँ, हमारा ये है मोर न्यूट्रल टॉपिक। खैर, इतना न्यूट्रल नहीं, आपको पता है कि इसमें भी बड़े डिवाइड्स हैं एंड ऑल, एंड हाउ आवर टीम इज परफॉर्मिंग और रादर नॉट परफॉर्मिंग। भट्टी साहब हमारे साथ हैं। भट्टी साहब, अब तो एक ही मैच बच गया है जिसमें हमें पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब हमें वैसे पता है। आज 11 भी है ना, आपको पता है हम चैंपियंस ट्रॉफी के स्कोर में अगर कोई तब्दीली करना चाहें तो वो भी आज तक कर सकते हैं। आखिरी दिन है, क्या क्या आप देख रहे हैं? कोई तब्दीली देख रहे हैं वैसे आप? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, रुमा। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कोई तब्दीली नजर आ रही है मुझे।
लेकिन अब पाकिस्तान टीम को दुआ की तो जरूरत है, लेकिन दवा की भी जरूरत है। देखिए इस टीम के साथ, इस फार्मूले के साथ पाकिस्तान टीम आगे नहीं जा सकती। अब हमने जो शुरू में आपने अतीकुर रहमान का सेगमेंट दिखाया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है कि स्टेट ऑफ द आर्ट कज़ाफी स्टेडियम लाहौर बन गया, नेशनल स्टेडियम कराची बन गया, लेकिन पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस भी तो स्टेट ऑफ द आर्ट होनी चाहिए। ट्रू। देखिए अब्दुल्ला और हुमा, मैं कल मेरे काफी टाइम नेशनल स्टेडियम में गुजारा। नॉर्मली जब पब्लिक का जोश खरोश होता है तो स्टेडियम के बाहर जो बॉक्स ऑफिस से टिकट खरीदना चाहते हैं तो काफी वहां भीड़ नजर आती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ लाहौर में परफॉर्मेंस दी, उससे पहले मुल्तान में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच आ रहे, तो थोड़ा सा हमारे शायकीन भी नाराज हैं, जिनको मनाने के लिए टीम को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान ने तो चले कमबैक में 84 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान मेरे ख्याल में इनको फ्रंट से लीड करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान टीम चाहती है कि ये टूर्नामेंट जीते, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करे। देखिए हम लोग कैपेबल हैं, अपना ग्राउंड है, अपने तमाशाई हैं, अपना माहौल है, लेकिन अब ग्राउंड के अंदर तो फिर उन 11 खिलाड़ियों में ही करना है और फिर जो सपोर्ट स्टाफ है उसमें आकिब जावेद हैं और जो कोचेज हैं उनको प्लान करना होगा। देखिए हारिस रऊफ जो है वो तो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए, ना कल खेलेंगे ना फाइनल में खेलेंगे, तो हसनैन मुझे लग रहा है ऑटोमेटिक चॉइस है। लेकिन ऊपर से अगर आप देखें, कामरान गुलाम काफी मैचों में फेल हो गए, तैयब ताहिर भी उसी तरह के प्लेयर है। मेरा जाती ख्याल है कि अगर सऊद शकील को खिलाने के लिए कोई पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट सोचे तो एक बेहतर टीम बन सकती है। फिर हमारे बॉलर्स की परफॉर्मेंस, अब पिछले मैच में आखिरी 5 ओवर्स में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स, मतलब बेसिकली भट्टी साहब आखिरी 5 ओवर्स में तो हमने मतलब ऑलमोस्ट गिफ्ट रैप करके मैच उनको दे दिया कि जैसे कि जी तो हम अपने बैटर्स की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे बॉलर्स को भी टोटली रिवैम्प करना पड़ेगा। बट वी आर टू लेट फॉर दिस। मतलब हम ऑलरेडी एक टूर्नामेंट में हैं, कुछ दिन बाद एक और हमारा मेगा टूर्नामेंट जो है चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का टूर्नामेंट वो स्टार्ट हो जाएगा। अब तो हमारे पास ये सब कुछ असेसमेंट की का टाइम भी नहीं रहा। एंड ऑल्सो हुमा एंड भट्टी साहब, क्या अब जब एक बॉलर हमारे अनफिट हैं तो हम फहीम अशरफ को एज ए ऑलराउंडर आजमाएं? मेरा ख्याल में फहीम अशरफ में इतनी क्रिटिसिज्म हुई है, पहले मैच में खुशदिल शाह को ट्राई करके देख लिया, मेरा ख्याल में अब फहीम अशरफ को भी ट्राई करके देख लें कि अगर फहीम अशरफ अपने क्रिटिक्स को गलत साबित कर दें तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, वो कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे दे। लेकिन बगैर परफॉर्मेंस के देखें, पाकिस्तान टीम में हमारे यहाँ प्लेयर्स तो आ जाते हैं, लेकिन उनको जस्टिफाई करना भी टीम मैनेजमेंट के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। अब ये कौन लोग हैं जो फहीम अशरफ, खुशदिल शाह को बांग्लादेश प्रीमियर लीग जहाँ T20 टूर्नामेंट हो रहा था उसकी परफॉर्मेंस में कमबैक करवा रहे हैं? मतलब उनकी नीयत में शक नहीं है, लेकिन इन प्लेयर्स को कम से कम अब अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। और ये जो हमारे, मुझे लग रहा है कि हमारे लोग पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस से नाराज हैं, इनको बनाने के लिए, ग्राउंड में लाने के लिए पाकिस्तान टीम ही कुछ अलग से कर सकती है। अब भट्टी साहब, लेकिन आई एम श्योर एक एक इंडिविजुअली जब प्लेयर मैदान में उतरता है तो उसको पता होता है और उसके ऊपर ये प्रेशर भी होता है, तो वो अपनी तो जोर लगा ही रहा होगा कि आई शुड परफॉर्म द बेस्ट, बट इट इज जस्ट नॉट हैपनिंग कलेक्टिवली। टीम इज नॉट, ऑल्दो हम वी आर श्योर कि कुछ ना कुछ तो सारे कर ही रहे होंगे। अब ये बताएं, आज आखिरी दिन है, अब लॉक हो जाएगा सब कुछ, चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड की बात कर रहे हैं हम, स्क्वाड की बात कर रहे हैं, एवरीथिंग इज लॉक, देयर कैन बी नो चेंजेस। और आपका यही मानना है कि चेंजेस होंगे भी नहीं? यही नहीं है, किसी को नहीं चेंज किया जाएगा। वैसे तो जिसको चेंज किया जाएगा उसके साथ भी ज्यादती होगी। अभी तक तो अब्दुल्ला यही सुनने में आ रहा है, कोई चेंज नहीं है। यूएई टाइम पर रात 12 बजे और पाकिस्तान टाइम पे आज रात 1 बजे तक वो चेंज हो सकती है। जैसे बुमराह है इंडिया के फास्ट बॉलर, उनका भी फ्यूचर आज डिसाइड होना है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनके भी फिटनेस के इश्यूज हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम आज के बाद अगर किसी को अंदर लाना चाहती है तो उसी सूरत में अंदर आ सकता है कि वो मेडिकली अनफिट हो और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको पता है कि अच्छा, वैसे आज के बाद खुदा ना खास्ता कोई इंजर्ड हो जाता है, अल्लाह ना करे, किसी भी टीम के लिए, फॉर एनी टीम, तो उसकी कोई विंडो होती है चेंज की, मतलब रिप्लेसमेंट की? जी, आईसीसी की जो टेक्निकल कमेटी है उसके पास उसका केस जाता है, बताया जाता है कि इसको ये मसला है, तो उसकी बुनियाद पर उसको उस टीम को रिप्लेसमेंट मिल सकती है। आपको याद होगा कि वहाब रियाज को 2017 में जब हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती
वहाब रियाज वापस आए थे, गालिबन रुमान रईस उनकी जगह टीम में शामिल हुए थे, फिर उस विनिंग टीम का हिस्सा बन गए थे रुमान रईस। तो वो टीम मैनेजमेंट के पास मेडिकल का एक ऑप्शन होता है कि अगर कोई प्लेयर अनफिट हो तो वो टेक्निकल कमेटी के पास जाए और उसका रिप्लेसमेंट मांगे। ऑलराइट भट्टी साहब, चलें अब यानी हम ये मान लें कि एज इट इज़ जो टीम है वो ही है। एंड आई डोंट लाइक सेइंग इट, हम इतनी रेजिग्नेशन के साथ कह रहे हैं बिकॉज वो परफॉर्मेंस नहीं नज़र आ रही ना हमें। मतलब वी वर वेटिंग फॉर दीज ट्राई सीरीज कि हमें एक वो फीलर मिल जाएगा कि आगे चैंपियंस ट्रॉफी में। हम आपके सबसे बड़े सपोर्टर हैं और चीयर लीडर हैं और फैन हैं, मगर हम चाहते हैं कि टीम पाकिस्तान परफॉर्म करे और हम दुआ गो हैं कि टीम पाकिस्तान परफॉर्म करे। मतलब एक मिरेकल ही चाहिए होगा वैसे, यू आर आल्सो साथ एक मुआवजे के लिए भी दुआ कर लें। इंशाल्लाह अच्छा होगा जो भी होगा। पता है एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए और सब कुछ चेंज हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है ना, दैट इज आल्सो वेरी मच ऑफ ए किक, बड़ा मजा आएगा दैट वी रिक्वायर। फिर आप एक्चुअली एंटरटेन हो रहे होते हैं क्रिकेट से। अच्छा जी, जैसे कि चीनी का कॉन्फिडेंस देखें कि कीमत बढ़ती चली जा रही है, बड़े कोई रोक नहीं रहा उसे, कोई रुक नहीं रही, वो बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रही। शी इज ओवर कॉन्फिडेंट राजा। ही भी हो सकता था। चीनी होती है ना, होती है चीनी। फैजान राजा हमें इस्लामाबाद से बचा नहीं रहे, चीनी से बता रहे हैं। वैसे तो चीनी से बचना भी चाहिए। हाँ, ये मतलब ज्यादा लो तो वो भी खराब है। लेकिन लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक यूटिलिटी स्टोर पे, जहाँ पे इस्लामाबाद में अगर चीनी की बात की जाए तो चीनी जो यूटिलिटी स्टोर पे बिल्कुल शार्ट है। 2 माह से यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन का कहना है कि यहाँ पे चीनी नहीं मिल रही। 145 रुपये फ़ी किलो जो उसका रेट है, लेकिन यहाँ पे जो चीनी है वो दस्तयाब नहीं है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर हैं, उनके मुलाजमीन का ये कहना है कि जो बुनियादी चीज़ें हैं, आटा, घी और चीनी, ये तीनों जो चीज़ें हैं वो शार्ट हो चुकी हैं। अगर आम दुकान की बात की जाए तो चीनी फ़ी किलो 160 रुपये किलो के हिसाब से उनको मिल रही है। रिटेल प्राइस में उनको 150 रुपये किलो के हिसाब से, और एक 50 किलो का जो तोड़ा है वो 7,500 रुपये के हिसाब से मार्केट में उनको मिल रहा है। अब शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इस पर फौरी तौर पर नोटिस ले और कम से कम जो माह मुबारक में, रमज़ान मुबारक में चीनी जो है वो, ताकि आम शहरी जो है उसको ख़रीद सके एक अच्छे रेट में। यहाँ पे हमने मुख्तलिफ इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर पे जब विज़िट किया, वहाँ पे चीनी और घी और आटा तीनों चीज़ें जो थी वो बिल्कुल यहाँ यूटिलिटी स्टोर पर नज़र नहीं आ रही। जी ओके, चलें, दैट्स ओके। जल्दी से पर्सपेक्टिव मुल्तान से भी ले लेते हैं। सालिया मलिक हमें बता रही हैं। जी, मुल्तान में अगर हम चीनी की कीमत की बात करें तो वो परचून की दुकानों पे 150 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है, और यूटिलिटी स्टोर्स पे भी यही 150 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। लेकिन अगर थोक की बात करें तो वहाँ पे 100 किलो चीनी की जो बोरी है वो 14,500 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। गल्ला मंडी में चीनी की कीमत जो है वो 145 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है, और मार्केट ज़राए का यही कहना है कि मार्केट में इस वक्त जो चीनी है वो काफ़ी वाफिर मिकदार में मौजूद है। हर रमज़ान ऐसा ही होता है, गरीबों को कोई एहसास नहीं करते ये लोग। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रिलीफ निकाला हुआ है, यूनियन काउंसिल सतह पे रजिस्टर्ड कर रहे हैं वो, इसलिए उम्मीद बहुत है कि चीनी अपने मुकाम और रेट पे मुस्तकिल रहेगी। इस वक्त जो चीनी की कीमत है वो 150 रुपये चल रही है। मुझे लगता है कि मज़ीद बढ़ जाएगी, क्योंकि रमज़ान शरीफ में जिस तरह से परचेजिंग ज़्यादा होती है। तो शहरियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो चीनी की कीमत है वो रमज़ान आते ही बढ़ जाएगी, क्योंकि बाकी चीज़ों की भी जो कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी जाती हैं। लेकिन कुछ लोगों की जानिब से ये उम्मीद की जा रही है कि रमज़ान में भी जो कीमत है वो मुनासिब रहेगी, क्योंकि ये एक बेसिक चीज़ है और काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में आती है। जी, और अभी हम एक ब्रेक लेंगे, थोड़ी देर में आएंगे वापस। गुड मॉर्निंग। वेलकम जी। दुनिया भर की तरह आपको बताएं कि पाकिस्तान में भी वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस का दिन आज मनाया जा रहा है, और ये दिन मनाने का मकसद दुनिया भर की ख़वातीन और लड़कियों को साइंस के शोबे में मर्दों के बराबर तरक्की के मौके देना है। और आज यूनेस्को हेड क्वार्टर्स में इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस की 10 साला तकरीबात मुनक्कद की जा रही हैं। और इसका मौजू पता है क्या है? हर वॉइस इन साइंस इसका मौजू है। इसी पे बात करेंगे। आपको पता है हमारी यहाँ लड़कियाँ ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मेडिकल साइंस में इंटरेस्टेड होती हैं, फार्मेसी में इंटरेस्टेड होती हैं, लेकिन अब कुछ दहाइयों से कंप्यूटर साइंस में भी बहुत लड़कियों ने नाम बनाया है। इंजीनियरिंग में बनाया है, AI एंड रोबोटिक्स में बनाया है, और
ऐसे अच्छे टेक कंप्यूटर साइंसेस के स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं जहां पर ज़्यादातर ग्रेजुएट होने वाली लड़कियां हैं। अच्छा, हमें जी आज दो लड़कियां जो हैं वो रिप्रेजेंट भी कर रही हैं। हम बात करेंगे आयशा अमजद से जो कि AI प्रोडक्ट स्ट्रेटेजिस्ट हैं और हमें जर्मनी से भी ज्वाइन कर रही हैं माहम शाकिर जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया लेडीज़ फॉर ज्वाइनिंग अस। माहम, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। आप तो मतलब काफ़ी दूर तक पहुंच गई अपना पैशन परस्यू करने। क्या चैलेंजेस आपको लगता है लड़कियों को इस फील्ड में, साइंस में? मेडिसिन तक तो हम पाकिस्तान में देखते हैं एवरी गर्ल वांट्स टू बी अ डॉक्टर, जिनको ऑब्वियसली मौका मिलता है, लेकिन उसके बाद आगे क्या करना है? अगर वहाँ ना हो, मेडिसिन में ना हो, तो व्हाट नेक्स्ट? ये ज़रा चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है। माहम। मेरे ख्याल से ये पहले ज़माने में और ओवर द इयर्स थोड़ा सा चैलेंज रहा था, बट एज एजुकेशन इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर कॉमन, आई थिंक ज़्यादातर फैमिलीज़ ये चीज़ रियलाइज़ कर रही हैं कि विमेन ऑल्सो नो बाउंड्स, उनकी भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हैं। देयर इज़ नो लिमिट टू व्हाट अ गर्ल कैन अचीव। तो इस तरीके से आई पर्सनली फील, बिकॉज मेरा बैचलर्स फास्ट से था और मेरी बहन ने मुझसे 10 साल पहले उधर एडमिशन लिया था, तो द नंबर ऑफ गर्ल्स इन हर बैच एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन माई बैच इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली ओवर टाइम। तो आई एम प्राउड टू से कि एटलीस्ट पाकिस्तान में टू बी प्रिविलेज्ड इनफ टू नो दीज काइंड ऑफ सोसाइटीज़ जहाँ पर एक्चुअली वुमेन को काफ़ी ज़्यादा इंकरेज किया जा रहा है। तो आई थिंक के चैलेंजेस ओवरकम हो रहे हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह कमिंग फ्रॉम ए प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, आई वुड से मुझे जो फैमिली से सपोर्ट मिला था, जो मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली से सपोर्ट मिला था, मुझे ऐसा कोई चैलेंज नहीं फेस हुआ एंड आई थिंक दैट इज द ओनली रीजन व्हाई कि मैं आज ये सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है किसी भी फील्ड में आपने जाना हो। लेकिन अच्छा, आयशा से मैंने एक बात पूछनी है। एक बात हम जरूर आयशा के बारे में बता दें। हाँ, आयशा के बारे में बताएं। डबल मास्टर्स हैं जी IBS से, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में। उसके बाद डेटा साइंस में भी इन्होंने तालीम हासिल की और अब PhD अपना परस्यू कर रही हैं। हर वॉइस इन साइंस आज का मौजू है। आयशा, हम तालीम ज़ाहिर है जिनको हम उस पर ज़रूर बात करेंगे कि हमारे यहाँ अभी भी बहुत बड़ा एक तबका है जहाँ पे बच्चियों को इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, मोबाइल फ़ोन की एक्सेस नहीं है। लेकिन अगर वर्क प्लेस की बात करें, हर वॉइस कितनी सुनी जाती है या डिस्क्रिमिनेशन है या कितना वज़न दिया जाता है जब एक खातून डेटा साइंटिस्ट या कंप्यूटर साइंटिस्ट एक बात कर रही होती है, या सब बराबरी की बुनियाद पे एज प्रोफेशनल्स ही काम करते हैं इस फील्ड में? ओके, सो जहाँ मैं काम करती हूँ एस्टेरा सॉफ्टवेयर, वहाँ पर यहाँ पर ज़्यादा विमेन मैंने देखे हैं लीडरशिप पोजीशंस में एज कम्पेयर टू मेन। एंड ये बात बिल्कुल सच है कि यहाँ पर हमारी डेफिनेटली बात सुनी जाती है, बल्कि एट टाइम्स it's based on merit basically, right? But then I know my friends who work in different software houses या जो बाकी companies में corporates में काम कर रहे हैं, जहाँ पे there is this discrimination, I don't know, unsaid discrimination कि you know a man can do a better job at tech as compared to women because they can sit late hours, you know, they can work at night, whereas of course societal norms की वजह से औरतें generally रात को काम नहीं करती। ज़्यादातर जो टेक जॉब्स हैं, अगर आप आज देखें जो हायर लेवल पोजीशंस के ऊपर है, आपको अक्सर अपने ऑड आवर्स में अवेलेबल होना पड़ता है। Like I stay up at night as well, मेरी अक्सर नाइट शिफ्ट होती है। So हाँ, I guess वो एक चैलेंज है जो अक्सर फेस होता है मेजॉरिटी वुमेन को पाकिस्तान में। Which is can I just say which is rather sad because आपकी मतलब आपकी एक्सपर्टीज को डाउट नहीं कर रहे, लेकिन सिट एट नाइट काम करना, लेट आवर्स, मतलब ये तो हमारी कल्चरल चीज़ें हैं। अदरवाइज बाकी दुनिया में जिसने करना होता है या फॉर दैट मैटर पाकिस्तान में भी तो लड़कियां भी कर ही लेती हैं। तो आपकी जो एक्सपर्टीज़ है दैट इज़ स्पॉट ऑन, बट ये चीज़ें बीच में फिर आपको रोक रही हैं। हाउ डू वी कन्विंस माहम ज़्यादा लड़कियां? ओके, आपने अपने प्रिविलेज बैकग्राउंड की भी बात कर ली, आपको ज़बरदस्त फैमिली सपोर्ट भी मिला, लेकिन जनरली कोई आइडियाज़ दें कि हम लड़कियों को किस तरह यू नो इस फील्ड में आना, साइंस में आगे जाना, हम किस तरह प्रमोट कर सकते हैं? हम बिल्कुल इस तरह के प्रोग्राम्स लॉन्च कर सकते हैं कि मुझे जो लगता है कि जिन जिन फैमिलीज़ में ये चीज़ अभी कॉमन नहीं हुई है कि हम बच्चों को ज़्यादा पढ़ाएं, वो वही फैमिलीज़ हैं जिनको बाहर की दुनिया पे इतना एक्सपोजर मिलता ही नहीं है। वो लोग अपने घर में बंद होती हैं और उनके दिमाग में बचपन से ये फीड किया जाता है कि आपने बस बड़ा होना है, आपने घरदारी सीखनी है और आपने शादी करनी है और आपने घर बनाना है। उनको उसके ज़्यादा उस दायरे से आगे उनको सोचने की कभी वो दी ही नहीं जाती, कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी जाती। विमेन स्पेसिफिक मेंटरशिप प्रोग्राम्स हैं हमारे यहाँ आप लोगों के एक्सपीरियंस में माहम?
जी मेरे बिल्कुल एक्सपीरियंस में है। मैं जब कॉलेज लाइफ में थी तो आई वाज पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ एन NGO, और उस पे हम लोग इस तरह के ऐसे इलाकों में जाकर के इनकरेज करते थे लड़कियों को कि वो आएँ, आके हमारे साथ कोई भी स्पोर्ट्स खेलें। और हम लोग मेजरली थ्रो बॉल के इवेंट्स अरेंज करवाते थे, वॉलीबॉल के इवेंट्स अरेंज करवाते थे, और उसमें बीच में हम लोग ज़रूर ये सेगमेंट करते थे कि अगर आप लोगों को कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, कोई इशू है, तो आप हमसे आके रब्ता करें, वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू इन योर एजुकेशन। और हम उनको प्रोग्राम्स या NGO स्कूल से बिल्कुल वो कराते थे कि आप लोग इधर आएँ, इनरोल हुएँ। राइट। आयशा, योर क्लोजिंग थॉट्स आप बताइए, किस तरह हम लड़कियों को जो इस वक्त हमें देख रही हैं इनकरेज करें कि बच्चियां मुश्किलात तो होती हैं लेकिन साइंस इज़ द वे फॉरवर्ड। So I'm the first engineer in my family. मेरी फैमिली में मेजॉरिटी फीमेल या तो डॉक्टर्स हैं या फिर वो एजुकेशन सेक्टर से वाबस्ता है। एंड अब मेरे बाद I've seen so many of my female cousins that are getting into tech. They're either pursuing artificial intelligence, they're pursuing computer sciences. So I think हमें idols बनाने की बहुत ज़रूरत है। बचपन से हमारे जो idols रहे हैं, majority girls के लिए भी ज़्यादातर medicine ही रहा है, क्योंकि parents उसी तरफ आपको push करते हैं। तो idols बनाने की हमें बहुत ज़रूरत है कि hey, let's start idolizing people who are in tech. और आप तो खुद बन गई, आप तो खुद एक एग्जाम्पल अपनी फैमिली के लिए आयशा बन गई, एंड गुड ऑन यू, ज़बरदस्त आप दोनों ने काम किया। महामन, आयशा, thank you so much for being with us this morning. So interesting of women and girls in science, और मुझे अच्छा लगा सुन के कि हमारी लड़कियां काफ़ी एक्चुअली इस और मतलब आपकी बेटी अगर डॉक्टर बनना चाहती है तो उसको भरपूर सपोर्ट करें, इनकरेज करें, उसको तमाम वसाइल फराहम करें, लेकिन इसलिए ना करें कि वो डॉक्टर बन जाएगी तो उसको रिश्ता अच्छा मिलेगा। अगर वो खुद करना चाहती है तो ज़रूर उसको इनकरेज करें, जो भी वो करना चाहती है, चाहे वो आर्ट पढ़ना चाहती है, साइंस पढ़ना चाहती है या पेंटर बनना चाहती है। हमें ब्रेक लेनी है। अमेरिका के सदर बड़े ही इंटरेस्टिंग आदमी हैं और डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने चीन, कनाडा, मेक्सिको के बाद अब यूरोपीय यूनियन का रुख भी किया है, और ख़ास तौर पर अमेरिका में आने वाली स्टील और एल्युमिनियम की तमाम मसनूआत पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। 25 से कम पे तो बात ही नहीं करते। अमेरिकी ये तो बेसलाइन है। उनका कहना है कि जी हम यकीनी तौर पर यूरोपीय यूनियन पर नए टैरिफ लगाने जा रहे हैं। तो इससे क्या इनको फायदा होगा? इससे उनको लगता है इनको बहुत फायदा होगा, लेकिन क्या फायदा होगा? ये अमेरिका आलमी सतह पे तन्हाई की तरफ धकेला जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली के प्रोफेसर हैं डॉक्टर नईम ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया। सर, मैक्सिको, कनाडा, पनामा, ग्रीनलैंड, चाइना, पैलेस्टाइन से होते हुए अब इनका नया टारगेट है यूरोप की तरफ से जो मसनूआत आ रही हैं। टैरिफ बढ़ाने का इन्होंने एक तरफा ऐलान कर दिया। तो क्या अमरीकी मईशत को एक्चुअली फौरी फ़ायदे की तवक्को है? इन तमाम इक़दामात से क्या हासिल करना चाहते हैं इस सब से वो? देखिए जी, मेरे हिसाब से ये नेगोशिएशन की टेक्निक है। आप बड़े बड़े क्लेम करते हैं, लोगों को डरा देते हैं, वो सारा न्यूज़ साइकिल ऑक्यूपाई हो जाता है, फिर वहाँ से आप नेगोशिएशन शुरू करते हैं। तो आइडिया है कि सब चीज़ों से नेगोशिएट करके कोई सेटलमेंट ट्रांजैक्शन क्रिएट कर ली जाएगी हर मुल्क के साथ। हालांकि शॉर्ट टर्म में इसमें महंगाई होगी, क्योंकि जो टैरिफ होते हैं वो जो इंपोर्टर पे करता है वो पैस ऑन हो जाते हैं कंज्यूमर को, लेकिन क्योंकि काफ़ी डिस्ट्रप्शन होने वाली है, लोग उसको नेगोशिएट करने को तैयार होंगे। आपने देखा है कनाडा और मेक्सिको दोनों ने शुरू कर दिया है, उनकी डिमांड्स को गिवन करना शुरू कर दिया है, या ट्रूप्स डाल रहे हैं या नेगोशिएशन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में धमकियाँ बहुत होंगी, लेकिन काम ठीक ठाक सेटल हो जाएगा विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो यूरोप में भी अब धमकियाँ शुरू कर दी हैं। तो ये इसका स्टाइल ये है इसका। अगर आप पढ़ें स्टीव बैनन की इंटरव्यूज़, उसका यही था कि हम वी गोना स्टार्ट विद अ बिग बैंग, वी गोना क्रिएट अ लॉट ऑफ न्यूज़, ऑल द न्यूज़ साइकिल विल बी ऑक्यूपाइड बाय दिस बिग क्लेम्स, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक एक से निगोशिएट करके कोई ट्रांजैक्शन सूटेबल कर देंगे। सो आई एम नॉट टू कंसर्न। दैट्स व्हाई देखें आप स्टॉक मार्केट रिफ्लेक्ट्स के भी क्या हो रहा है। इफ यू लुक एट द स्टॉक मार्केट, इट इज़ नॉट गोइंग डाउन। इवन इन चाइना द स्टॉक मार्केट वेंट अप ये अनाउंस करने के बाद, बिकॉज दैट्स व्हाट पीपल एक्सपेक्ट, एंड पीपल एक्सपेक्ट कि भी इसको सेटलमेंट हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। ज़रा रखें। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। और हमें याद है जब ये बने थे सदर तो तब भी हमने आपसे बात की थी, और तब भी आपने यही कहा था कि ये सोली मतलब पॉलिटिकल इश्यूज़ पे इनकी इतनी बात नहीं होगी,
और इन्हीं इश्यूज पे होगी जो कि एग्जैक्टली ये करना स्टार्ट हो गया और इनका नेगोशिएटिंग टैक्टिक है। हाँ, एब्सोल्युटली। दैट इज इट जी। खबरें और भी हैं लेकिन बाकी we कल don't have time. We'll see you tomorrow.